आज हम बात करने वाले हैं असम के बारे में और उसकी पहचान की एक लंबी, करीब 2000 साल पुरानी खोज के बारे में। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र की पहचान आखिर बनी कैसे। साल था 1985। 6 साल तक चले एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए। पर सवाल ये है कि ये असम समझौता आखिर था क्या। देखिए, ये आज की एक ऐसी पहेली है ना, जिसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ अतीत में ही मिल सकता है। तो चलिए इस समझौते की जो बारीकियां हैं उन्हें समझते हैं। असल में प्रवासियों की पहचान के लिए 3 बहुत ही जरूरी तारीखें तय की गई। सबसे पहली, जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आ गए थे उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। फिर जो लोग 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए उन्हें विदेशी माना गया और हाँ, 10 साल के लिए उनसे वोट देने का अधिकार भी ले लिया गया। और आखिर में जो कोई भी 25 मार्च 1971 को या उसके बाद आया उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालने का नियम बनाया गया। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पहचान का एक समझौता। और यही हम समझेंगे कि इस समझौते की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये समझौता हुआ ही क्यों। इसका जवाब आज में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है अतीत में। और इसे समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे सफर करना होगा। एक ऐसी जमीन पर जहां कभी प्राचीन राजाओं का राज था और जिसके नाम भी वक्त के साथ बदलते रहे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से में, प्राचीन नामों की भूमि। यहां हम प्रागज्योतिष से असम तक का पूरा सफर देखेंगे। पुराने जमाने में असम को असम नहीं बल्कि प्रागज्योतिष और बाद में कामरूप के नाम से जाना जाता था। अब देखिए ये नाम कितने दिलचस्प हैं। प्रागज्योतिष, जिसका मतलब है पूर्वी ज्योतिष का शहर। कहा जाता है कि यहीं पर ब्रह्मा ने पहली बार तारों की गणना की थी। और कामरूप नाम, ये तो कामदेव के पुनर्जीवित होने की एक बहुत ही मशहूर कहानी से जुड़ा है, जिन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। तो फिर सवाल उठता है कि असम नाम कहां से आया। ऐसा माना जाता है कि ये शब्द 13वीं सदी में आए शान आक्रमणकारियों यानी अहोम लोगों के साथ आया। उनकी अपनी ताई भाषा में एक शब्द है अचाम, जिसका मतलब होता है अपराजित या विजेता। कितना पावरफुल नाम है ना। लेकिन एक मिनट, अहोमों के आने से बहुत पहले भी कामरूप में कई शक्तिशाली राजवंशों का राज था। जैसे करीब 355 ईस्वी में आया वर्मन राजवंश, जिसने इस इलाके को बाकी भारत की राजनीति से जोड़ा। फिर आए सालस्तंभ राजवंश, जो स्थानीय कबीलों से थे। और उनके बाद आया पाल राजवंश, जिनकी एक बड़ी ही अनोखी बात थी, इनके शासकों को अधिकारी मिलकर चुनते थे। और इन सभी राजवंशों के बाद शुरू हुआ असम के इतिहास का वो दौर जो शायद सबसे अहम है। हम आ गए हैं अपने तीसरे हिस्से पर, पराक्रमी अहोम साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसका शासन लगभग 600 सालों तक चला। 600 साल! सोचिए जरा, लगभग 600 सालों तक अहोम साम्राज्य ने राज किया। यह वाकई एक अविश्वसनीय रूप से लंबा और स्थिर शासन था, जिसने असम की पहचान को, उसकी पूरी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अहोम लोगों की एक बहुत खास बात थी, वो अपने हिस्ट्री को लेकर बहुत सजग थे। वो बुरंजी नाम से अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, जिन्हें हम क्रॉनिकल्स कह सकते हैं, बहुत ही ध्यान से लिखते और संभालते थे। और आज यही लिखित रिकॉर्ड्स उस पूरे इलाके के इतिहास को जानने का एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ जरिया हैं। तो इतने बड़े साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी क्या थी? वो थी पाइक प्रणाली। अब ये क्या थी? ये एक तरह की अनिवार्य राजकीय सेवा थी। मतलब हर वयस्क पुरुष को, जिसे पाइक कहते थे, जमीन के बदले राज्य के लिए काम करना पड़ता था। और यही सिस्टम उनकी आर्थिक और सैन्य ताकत का सबसे बड़ा आधार था। अब जाहिर है, जब साम्राज्य इतना बड़ा होगा तो उसको चलाना भी मुश्किल होगा, प्रशासन भी जटिल होता गया। तो राजा प्रताप सिंह ने 2 बहुत ही पावरफुल पद बनाए। एक था बरबरुआ और दूसरा बरफुकन। बरबरुआ को समझिए आज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसा, और बरफुकन निचले असम का गवर्नर था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। 600 साल के शानदार शासन के बाद अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। हम पहुंच गए हैं अपने चौथे हिस्से में, जहां हम देखेंगे कि कैसे इस महान साम्राज्य में दरारें पड़ने लगीं, विद्रोह और आक्रमण। यही वो दौर है जिसने अहोम साम्राज्य के पतन की कहानी लिखी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट साम्राज्य को अंदर से ही लगी। ये था मुअम्मरिया विद्रोह। ये अहोम राजशाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जबरदस्त जन विद्रोह था। इसके पीछे वजहें आर्थिक भी थीं और धार्मिक भी।
और इस विद्रोह ने राज्य को अंदर से खोखला कर दिया, उसे बुरी तरह से कमजोर कर दिया। और फिर देखिए कि कैसे एक के बाद एक चीजें बिखरती चली गई। सबसे पहले तो मोमरिया विद्रोह ने अंदर से पूरी स्थिरता खत्म कर दी। फिर क्या हुआ? एक कमजोर अहोम साम्राज्य बर्मा से आए आक्रमणकारियों के लिए एक आसान शिकार बन गया, और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो अहोम राजा ने मदद मांगी, और इसी मदद की गुहार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां कदम रखा। और अहोमों की वो मदद की गुहार, उसने एक ऐसी नई ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए जो हमेशा के लिए यहीं बसने आई थी। हम आ गए हैं अपने 5वें हिस्से में, अंग्रेजों का कब्जा। ये वो मोड़ था जिसने असम के भविष्य की पूरी कहानी ही बदल दी। पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद साल 1826 में यांडाबू की संधि हुई, और इस एक संधि ने सब कुछ तय कर दिया। बर्मा ने असम का कंट्रोल अंग्रेजों को सौंप दिया, और इसी के साथ अहोम साम्राज्य की संप्रभुता का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। इसके बाद साल 1874 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। ये सुनने में एक प्रशासनिक बदलाव लगता है, लेकिन इस एक फैसले के जनसांख्यिकीय पर, मतलब वहां की आबादी पर बहुत बहुत गहरे असर हुए। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर। यहां हम इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं को आज से जोड़ेंगे। ये है इतिहास की गूंज। हम देखेंगे कि कैसे अतीत में हुई इन घटनाओं ने उस बड़े आंदोलन की नींव रखी जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। हुआ ये कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के तहत चाय बागानों और खेतों में काम करने के लिए असम में बाहर से लोगों के आने को बढ़ावा दिया। इससे हुआ क्या? इससे उस इलाके की पूरी डेमोग्राफी यानी आबादी का जो संतुलन था वो पूरी तरह बदल गया, और जो वहाँ की मूल आबादी थी उसके मन में अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्कृति को लेकर चिंताएं पैदा होने लगीं। और यही चिंताएं जो सालों से मन में थीं, वो आखिरकार 1979 से 1985 के बीच असम आंदोलन के रूप में सामने आईं। ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था जिसकी मांग थी कि अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए और उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। और इसी आंदोलन का नतीजा था असम समझौता। इस पूरी कहानी के बीच स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास की एक बात उस भावना को बहुत अच्छे से बताती है जो असम के इतिहास में हमेशा से रही है। उन्होंने कहा था, मैंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ वापस पाने के इरादे से हिस्सा नहीं लिया था। ये जो भावना है ना, पहचान और आत्मनिर्णय की, यही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो 2000 साल के इस लंबे सफर के बाद हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक ऐसी जमीन जहां इतनी सारी संस्कृतियां हैं जो सदियों के प्रवासन, संघर्ष और फिर मेलजोल से बनी हैं। वहां अपनेपन का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।